Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th के साथ में है। बिजनेस स्टडीज़ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंटिन्यूएशन में ही हमारा चल रहा है पार्ट 6, जिसे मैं फिर बोलूँगी एक बार कि सुनते ही याद हो गया, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों को अक्सर टफ लगता है पर मुझे नहीं लगता टफ, समझाने में भी और समझने में भी। तो टॉपिक है हमारा आज का कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का हम आज करेंगे कंसेप्ट, मीनिंग विद इलस्ट्रेशंस ऑन द फाइनेंशियल लीवरेज, और साथ साथ हम करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर में मालूम ही अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो कि मैम डेट इक्विटी के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ। डेट इक्विटी इन दोनों का मिक्स कहलाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। आसान भाषा में हुआ, डेट मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। मालूम ही है कि डेट क्या है, बोरोड फंड्स, इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। इनका प्रपोर्शन डेट अपॉन इक्विटी, प्रपोर्शन ऑफ द डेट अपॉन इक्विटी। या मैं बोलूँ कि नहीं, इक्विटी के लिए मत बोलो, आप बोलो डेट टू टोटल कैपिटल। मैंने डेट अपॉन, जिसमें डेट टोटल कैपिटल में आपकी डेट भी आता है और इक्विटी भी आती है। इस प्रपोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक और नया नाम याद कर लो बेटा, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज बेटा होता क्या, देखो ये मैंने बनाया ना एक सर्कल में, बिजनेस फर्म का एक फंड, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों मिक्स हो रहे हैं, डेट भी और इक्विटी भी। इनके प्रपोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया? कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट बेटा। अब हम करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। क्या होता है भाई? मैंने बताई थी अभी आपको, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी या फिर डेट टू टोटल कैपिटल। अगर फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है कब होगा? जब हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स जब हमारे क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अब कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्रीज कब होंगे भाई? जब हमने बहुत सारे डेट ले लिए लेकिन हमें डेट मिले हमें चीपर रेट पे मिल रहे थे, इसलिए हमने डेट तो बढ़ा लिए, हमने इंक्रीज यूज ऑफ डेट कर दिया, बट है तो वो फाइनेंशियल रिस्क, हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे में क्या होगा? हमारा फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। चलो अब इसी बात को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जो कि पेपर में भी बहुत बार आ चुका है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 2 कंटेंट्स में वो करवाऊंगी इलस्ट्रेशन, तो ध्यान से सुनते हैं हम लोग, राइट। देखो साथ साथ में करूंगी आपके बेटा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमको फर्म की, कंपनी की 30 लाख। टैक्स है हमारा 30%। 3 है हमारे पास सिचुएशंस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जिसमें हमारा डेट भी लिया हमने और उस डेट पे हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। मैंने क्या बताया अभी तक आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 30 लाख, टैक्स का रेट है 30%, और एक नंबर 1 सिचुएशन में वो कंपनी डेट नहीं ले रही, नो डेट। दूसरे टाइम पे वो 10 लाख का डेट ले रही है, थर्ड टाइम पे वो 20 लाख का डेट ले रही है। इस 30 में से यहाँ पे नो डेट है, यहाँ 10 लाख का है, यहाँ पे 20 लाख का है। अब इसमें कंपनी में क्या हुआ कि हमारा जो था ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो तीनों सिचुएशंस में बैठ रहा है 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है बेटा। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन द डेट, जो कि कंपल्सरी देना। इसमें तो डेट है ही नहीं, तो कोई डेट नहीं दिया जाएगा। इसमें कितना है? 10 लाख का, 10 लाख पे 10% कितना आया बेटा? 1 लाख। इसमें डेट है हमारा 20 लाख का, 20 लाख पे 10% कितना आ गया? 2 लाख। इंटरेस्ट मेरा माइनस होगा, तो मेरा ये क्या आ गया? इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, अब क्या रह गया हमारा? टैक्स। माइनस करते हैं बेटा इसमें से, ध्यान से। 4 लाख, ये हमारा आया 3 लाख, ये हमारा आया 2 लाख। अब टैक्स बच गया हमारा, अब मैंने माइनस किया इसमें से टैक्स। कितना है टैक्स का रेट हमारा? गिवन है हमको 30%। 4 लाख पे 30% कितना आया बेटा? 1 लाख 3 लाख पे आया 90,000,
और 2 लाख पे आया हमारा 60,000। ये भी मैंने इसमें से माइनस कर दिया। कितना बच गया यहाँ पे 2,80,000, 2,10,000 और 1,40,000। ये मेरा आ गया बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसमें से मेरा आपका इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका हुआ है और टैक्स भी मेरा माइनस हो चुका है। ठीक है ना बेटा। अब मैंने देखा मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, और शेयर मेरा हम मान के चलते हैं हमारा शेयर जो है हमारा वो कितने का है, ₹10 ईच का है। तो शेयर्स कितने हैं हमारे, यहाँ पे 30 लाख था, नो डेट था, तो कितने हो गए शेयर्स हमारे 3 लाख। समझ में आया कैसे आया बेटा। 30 लाख अपॉन शेयर मेरा 10 रुपये का है, तो कितना हो गया 3 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पे कितना हो गया बेटा 30 लाख में से 10 लाख तो मेरा डेट था, बाकी बच गया मेरा 20 लाख। 20 लाख अपॉन 10 किया तो कितना आ गया मेरा 2 लाख शेयर्स। यहाँ पे भी देखिएगा 30 लाख में से 20 लाख तो हमारा डेट था, तो 10 लाख रह गया, इक्विटी हमारी 10 लाख के है ना शेयर्स हमारे, तो शेयर्स 10 लाख के अपॉन 10 तो कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। राइट। अब मैंने निकाला अपना फॉर्मूला लगाते हुए अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया ऐसे अर्निंग पर शेयर आ गया, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिवाइड किया मैंने बेटा 2,80,000 अपॉन 3 लाख, कितना आ गया, ये आ गया हमारा ₹0.93 पर शेयर। 2,10,000 अपॉन 2 लाख, ये मेरा आ गया 1.05। 1,40,000 अपॉन 1 लाख, ये मेरा आ गया 1.40। तो आपने देखा कि अगर कंपनी हमारी जहाँ पे अनलीवर्ड है, यहाँ पे 1.05 है, यहाँ पे 1.40 है, यहाँ नो डेट है, यहाँ पे डेट्स हैं 10 लाख के, है ना, यहाँ पे 20 लाख के डेट्स थे आपके। तो देखा आपने कि अगर कंपनी जो है वो अनलीवर्ड है, जहाँ डेट नहीं है, द कंपनी अर्न्स 0.93 पर शेयर, और डेट के साथ में 1.05, 20 लाख के साथ में हायर डेट जितना होता है तो अर्निंग पर शेयर भी हमारा हाई हो गया, 1.40 हो गया। तुमने देखा कि अर्निंग पर शेयर राइजेस टू 1.40, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, which refers to the increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial leverage। जितना हमारा इंटरेस्ट फिक्स होता है बेटा, तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी उतना ही फिक्स है ना हमारा, तो प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर आल्सो राइजेस। राइट। अब देखो, अब हमने इस पूरी कंपनी की निकालनी है क्या, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है आपका, इंटू 100। अर्निंग बिफोर कितनी थी आपकी, 4 लाख थी कंपनी की, पूरे में देखा ना आपने, 4 लाख 4 लाख 4 लाख से तीनों सिचुएशंस में, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 30 लाख, जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, 30 लाख इंटू 100। तो मैंने डिवाइड किया है इसको, 0 कटी हमारी, 30 लाख, राइट ना, ये आ गया हमारा 13.33%। तो ROI कितनी आ गई मेरी, 13.33%। राइट। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 10% है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा था, 10% था ना हमारा, और ROI आ गई हमारी 13.33% आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा, कॉस्ट ऑफ डेट हमारी यहाँ पर क्या है, लोअर है, लोअर देन द कंपनीज ROI। ये हमारा 10% है और ये हमारा आ गया 13.3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो वेरी गुड है ना हमारी, फेवरेबल, हम क्या बोलेंगे इसको, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। राइट। अगर मान लो किसी नेक्स्ट वाले केस लेती हूँ मैं अभी आपका, सेम केस में, अगर आप खुद भी कर सकते हो बेटा, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट मान लो इतना है और नेक्स्ट वाले में आपकी ये कम आ जाती है, 6% आ जाती है मान लीजिए, तो हम बोलेंगे इसको अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। राइट बेटा, सेम केस ही चलेगा हमारा। हमने चेक करना है यहाँ पे आने तक कि कॉस्ट ऑफ डेट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमारा ROI से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। राइट बेटा। तो ऐसे केस में हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, हमारा अनफेवरेबल होगा, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कम ज़्यादा आएगी तो।
राइट। तो बेटा अब हमने करना है चॉइस कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि हमें मालूम है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, डेट और इक्विटी का मिक्स, राइट। अब इन डेट और इक्विटी में से क्या चुने वो किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे याद करना है बेटा आपको, डेट और इक्विटी मालूम ही है आपको, डेट की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ है रिस्क, हमारा रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क पे कर लो कंट्रोल, कंट्रोल कंसिडरेशन, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लो, फिर टैक्स रेट, ROI, कैश फ्लो तो आना ही आना है आपका, स्टॉक मार्केट कंडीशंस भी आपका आना ही आना है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर लास्ट में 2 पॉइंट्स और ले लो बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। चलिए वन बाय वन इनको हम करते हैं एक्सप्लेन। पहला क्या है मेरा, कॉस्ट ऑफ डेट। मान लीजिए कंपनी की जो एबिलिटी है, अब हम क्या चेक करते हैं कि क्या हम करेंगे भाई, कंपनी की जो एबिलिटी है वो कैसी है, क्या उसकी कैपेसिटी है हायर रेट पे करने के लिए। अगर मालूम है डेट लिया मैंने तो मेरे को डेट जो है वो हायर रेट पे मिल रहा है, तो क्या मान लो सपोज मैं उल्टा बोलती हूँ, अगर मुझे डेट मिल रहे हैं लोअर रेट पे, लोअर रेट पे मुझे मिल रहे हैं, तो कहना ही बारो हायर डेट। अब मोर डेट होंगे, मोर डेट कैन बी यूज इफ द डेट कैन बी रेज एट द लोअर रेट। अगर डेट हमें लोअर रेट पे मिलते आते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कंपनी कैन टेक द मोर डेट। ओके, नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क, फॉर अज्यूमिंग रिस्क। मान लीजिए अगर मान लो हमारे डेट बढ़ गए, कंपनी जो है डेट बढ़ा लेती है, तो डेट बढ़ाने मतलब हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए पैसा जो है हमारे पास कम बचेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, वो बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, अगर बियॉन्ड द लिमिट अगर हमने डेट ले लिए, बियॉन्ड दैट पॉइंट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली। तो होगा क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, तो प्राइस पर शेयर में डिक्लाइन। तो हमें क्या करना चाहिए, डेट कैन बी यूज ओनली अप टू अ सर्टन लेवल, ताकि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ने ना पाए, राइट। नेक्स्ट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको बेटा, सेम बात हम यहाँ बोलेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो हम देते हैं ना, प्रोस्पेक्टस की जो प्रिंटिंग आती है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर मान लीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट हायर है तो हमारा सोर्स भी हम उस हिसाब से ही चुनेंगे, कि हम ये जो हम ऐड दे रहे हैं, प्रिंटिंग करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं हम लोग, शेयर्स के लिए तो करवा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, कटिंग द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे नॉट कॉस्ट सो मच। तो हम डेट एंड इक्विटी को उस हिसाब से ही अपना चॉइस करेंगे। फिर आपका आता है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क मालूम है बेटा आप लोगों को, डेट के साथ तो रिस्क जुड़ा ही हुआ है। यू हैव टू पे द इंटरेस्ट बाय ऑल मीन्स, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड अप। तो फाइनेंशियल रिस्क भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ एक होता है हमारा बिजनेस रिस्क। वो क्या होता है बेटा, कि हमारी जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी जो कि फिक्स है, जैसे सैलरी देना, बिल्डिंग रेंट देना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, तो हाई ऑपरेटिंग जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उससे भी क्या होता है, बिजनेस में हाई बिजनेस रिस्क भी होता है। तो टोटल रिस्क जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द रिस्क, एक तो फाइनेंशियल रिस्क और दूसरा बिजनेस रिस्क, राइट। अब आता है नेक्स्ट कंट्रोल। कंट्रोल में भी हम सेम बात बोलेंगे बेटा, कि डेट में जो कंट्रोल है मैनेजमेंट के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का या लेंडर्स का, वो नहीं होता, बिकॉज दे गेट द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इक्विटी में कंट्रोल जो है वो क्या होता है, उनका ज़्यादा रहता है कि वो कभी भी टेक ओवर भी कर लेते हैं। वो कंपनी जो है उनका बड़ा अफ्रेड करती है कि जब मैनेजमेंट में इक्विटी होल्डर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या बोलना है आपने, कि डेट और इक्विटी में कंट्रोल, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डेट में क्या होता है कि उनका जो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, पावर मैनेजमेंट के हाथ में ही रहती है, राइट। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी।
अगर मान लो फर्म यूज़ करती है डेट को पूरी तरह से टू द फुल, तो क्या होगा, आगे लेने में डेट बार बार तो डेट ले नहीं पाओगे ना। हम क्या बोलते हैं कि डेट जो है आपको अप टू द सर्टेन लेवल लेना चाहिए। तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना बोरोइंग पावर की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कभी भी हमें इक्विटी से ना मिलता है तो हम डेट ले लेंगे। अगर पूरी तरह से डेट पे डिपेंड करते हो तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है टू टेक मोर एंड मोर डेट, इट गेट्स डाउन। ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस में कंपनीज बिजनेस कैन नॉट रन स्मूथली, राइट। नेक्स्ट इज द टैक्स रेट। मालूम है आपको कि आपका जो डेट है, डेट पे जो इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा आपको। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो आपकी अफेक्ट करती है बाय द टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट मेक्स द डेट चीपर देन द मोर डेट कैन बी यूज्ड। ये हमने पहुंचना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें जो दिया होता है ना बेटा आपको, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले आप माइनस करते हो इंटरेस्ट, फिर करते हो टैक्स, करते हो ना माइनस। जहाँ पे डेट नहीं है, देयर इज नो डेट, अभी दिखाती हूँ मैं बेटा आपको पहले वाला। देखिए जहाँ पे डेट नहीं थे वहाँ पे क्या बच गया आपका, अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया आपका 2,80,000। जहाँ डेट थे इंटरेस्ट माइनस किया वहाँ कम हो गया। जहाँ डेट थे और ज़्यादा बड़े डेट हमारे तो और कम हो गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं फिर टैक्स माइनस करते हैं उसमें से हम लोग। तो दिस इज द टैक्स रेट। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो। अब कैश फ्लो मालूम ही आपको, फ्लो मैंने आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ द कैश, है ना। अगर मान लीजिए कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अगर वीक है, मान लो वीक है, तो कंपनी को डेट नहीं लेने चाहिए। नो डेट, मोर डेट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द कंपनी बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट हैज टू बी पेड whether कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। द कंपनी में कैश है या नहीं है, डेट तो इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी वीक है तो आपको डेट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जब इक्विटी लेते हैं ना, इक्विटी में कोई बाउंडिंग नहीं होती है। इक्विटी में बाउंडिंग कोई नहीं होती है। तो क्या होता क्या है कि जब हमें डेट चुकाना भी है, हमें इंटरेस्ट भी देना है, एक समय के बाद हमें प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा, देन कैश फ्लो तो आपका जाना ही होगा। तो कमिटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल हैज टू बी पेड, सो देयर इज अ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज द स्टॉक मार्केट कंडीशंस। मैं अभी बता के हटी हूँ बेटा आपको। एक होता है हमारा बुलिश फेस, एक होता है हमारा बियरिश फेस। बुल में क्या होता है, जब हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो राइज कर रही है, मोर पीपल इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, तो इक्विटी शेयर्स आर मोर इजिली सोल्ड इवन एट ए हायर प्राइस। लेकिन बेरिश फेस में क्या होता है, डिप्रेस्ड है मार्केट हमारी, जब हमारी पर शेयर जो है वो कम हो रहा है, तो ऐसे में इक्विटी कैपिटल मोर डिफिकल्ट, इट मे ऑप्ट फॉर द डेट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। अदर कंपनी कौन सी वाली, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में है। सेम इंडस्ट्री से जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखोगे ना, आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी कैपिटल सेक्टर के लिए, कि जो इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है ना बेटा। तो मान लीजिए अगर बिजनेस रिस्क जो है फर्म का हायर जा रहा है, बिजनेस रिस्क हायर है, तो इट कैन नॉट रेज मोर डेट। उससे क्या होगा, बिजनेस रिस्क भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा आपका। तो आपको इंडस्ट्री के नॉर्म्स को यू हैव टू फॉलो। ओवरऑल रिस्क जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैंने जो लॉ ने बनाया, जो कंपनीज एक्ट ने 2013 ने जो बनाए हुए प्रोविजंस, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द दीज नॉर्म्स रेज्ड बाय द कंपनी लॉ एंड द कंपनीज एक्ट 2013 हैज टू बी फॉलोड टू बियर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। नेक्स्ट इज द ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट को कवर करना है, कहाँ से करेंगे मालूम है हमें, तो अर्निंग में से करते हैं हम। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या कवर करना है अपने इंटरेस्ट को, बन गया मेरा फॉर्मूला। इंटरेस्ट क्या है, आपका ऑब्लिगेशन है ना, तो दिस रेशो हैज टू बी मेजर्ड। ये आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस दो एलिमेंट है ही है,
नेक्स्ट इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो. डेट सर्विस कहाँ से करोगे भाई? डेट तो कवर करना है आपने. अर्निंग जो आफ्टर टैक्स आई हैं, प्लस इंटरेस्ट, प्लस जो इनमें नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, नॉन कैश, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है अपॉन क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस इंटरेस्ट, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस. जितना कैश रिक्वायर्ड है आपका, टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल. मतलब जितनी ये रेशो हायर होगी ना आपकी बेटा, वो इंडिकेट करती है यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द बेटर एबिलिटी टू मीट द कैश कमिटमेंट्स. राइट? सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेट्स टू द choice of capital structure. Please go through all the points. Focus on studies. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ डू दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच. Let's meet for the next video towards the financial market. Till then, goodbye.